हेलो साथियों। 2026 की शुरुआत हो चुकी है और देखा जाए तो 2026 में हम लगभग 15-20 दिन आगे भी आ चुके हैं। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 2026 को किस तरीके से अपने ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल बनाया जाए। और आज की जो सच्चाई है उसको देखते हुए कि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत या हमारी ज़िंदगी में हम कितना तरक्की करते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी सैलरी आती है या यूँ कहें कि हमारे पास कितना पैसा आता है। और ये सब कुछ तब संभव होगा जब आपके पास कोई सोर्स होगा पैसा कमाने का। और इसमें भी अगर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं सरकारी खजाने से होके निकल के आ रही हो, तो ये तो बिल्कुल सोने से सुहागा वाली बात हो जाएगी। और अगर सरकारी खजाने से हर महीने आपको एक अच्छा खासा अमाउंट लेना है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट जॉब में भी बड़े सारे ऑप्शंस हैं। बड़ा कन्फ्यूजन है कि कौन-सी नौकरी करें। हालाँकि चूँकि आप यहाँ मुझसे जुड़े हैं केजीएस बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि बैंकिंग से कैसे आप अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। एक सटीक रणनीति, एक सटीक स्ट्रैटेजी 2026 में सिलेक्शन के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शांतनु राय और मैं यहाँ स्वागत करता हूँ आप सभी का एक ज़बरदस्त सेशन में जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक सटीक स्ट्रैटेजी सेशन के, जो 2026 में आपको बैंक में नौकरी दिला सकता है। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से आप अपने करियर में बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं। स्टेबिलिटी, पैसे की ग्रोथ है, एक सोशल स्टेटस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आगे ले जाती हैं। आप लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए यहाँ पर एक अलग ही अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और ये क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2026 में, मैं 2026 क्या बोलूँ, किसी भी साल की अगर बात कर लें आप, तो बैंकिंग में हर साल लगभग 50 से 60 हज़ार वैकेंसी फिक्स है। आपको पता है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। आपको पता है कि हर साल रिज़ल्ट आएँगे। आपको पता है कि कहीं कोई यहाँ पर धाँधली नहीं है। प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम होगा और सबसे इम्पोर्टेंटली इस साल लगभग 22 से 25 एग्ज़ाम आप देते हैं, बैंक के और इंश्योरेंस के मिला के। और इस 22 से 25 एग्ज़ाम के अंदर मैं अगर बात करूँ, तो आप ये मान के चलिएगा एक सिलेबस है, एक सिलेबस और 22 से 25 एग्ज़ाम हैं और 60,000 तक जॉब है। क्या आप एक सीट नहीं ले सकते? तो चलिए 2026 में अपने आप को तैयार करते हैं और एक सटीक स्ट्रैटेजी से आप अपने सिलेक्शन को आगे की तरफ ले जाते हैं। इस सेशन को पूरा देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना और दूसरों तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे देखो स्ट्रैटेजी शब्द कहना ये थोड़ा-सा सब्जेक्टिव हो जाएगा। हर एक बच्चे की अपनी एक काबिलियत होती है। पाँचों उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती लेकिन हाँ, पाँचों उँगलियों का अपना एक रोल ज़रूर होता है। सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत लेबोरियस होते हैं मतलब मेहनती होते हैं और कुछ होते हैं जिनको सच में बहुत नीड है आगे बढ़ने की। तो 3 स्टेज पे आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे स्ट्रैटेजी मैं आपको बता के दे रहा हूँ, जिसको मैंने भी फॉलो की थी जब मेरे टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो ये स्ट्रैटेजी हर वो बच्चा फॉलो करता है, हर वो स्टूडेंट फॉलो करता है जो सच में अपने करियर को लेके सीरियस हो। और जब बात सीरियसनेस की आ गई है तो यहाँ पे सच में बता दूँ कि अगर आप अपने जॉब को लेकर, अपने करियर को लेके सीरियस होंगे, तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको लगता है कि अरे छोड़ो हटाओ बाद में देख लेंगे, ये होगा, वो होगा, बहुत मौके हैं, बड़ी उम्र है, अभी तो ग्रेजुएशन चल रहा है, तो आप कॉम्पिटिशन से वैसे ही बाहर हो चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे बैंक एग्ज़ाम क्रैक करना हो, बैंक और इंश्योरेंस दोनों बोल दूँगा क्योंकि बैंक और इंश्योरेंस दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सबसे पहले कहते हैं कि जब कोई चीज़ आप नई सीखते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप नई सीखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? किसी चीज़ को भी अच्छे तरीके से अगर आप जानने जा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है उस चीज़ के बारे में जानना। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना, आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? नो अबाउट योर एग्ज़ाम, ठीक है? नो अबाउट योर एग्ज़ाम। ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है? नो अबाउट योर एग्ज़ाम, अपने एग्ज़ाम के बारे में आपको जानना है, ठीक है? अब 2026 के अंदर अगर मैं बात करूँगा, बहुत सिंपल सरल भाषा में समझाऊँगा, सुनिएगा। 2026 में अगर हम बात करें तो आपको अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है तो आपको 3 एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना होगा जनरली। 3 एग्ज़ाम कौन-कौन से? पहला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? दूसरा, आईबीपीएस और तीसरा आईबीपीएस का ही आरआरबी यानी ग्रामीण बैंक कहते हैं इसको। तो ये 3 मेजर एग्ज़ाम्स जो होते हैं, एक आरबीआई का भी कह लो, लेकिन ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट का वर्ड का मतलब यहाँ पे होगा कि इन तीनों से वैकेंसीज़ डिक्लेयर हैं, फिक्स हैं और हर साल होनी है।
तो ये 3 एग्ज़ाम्स होंगे। चलो मैं आरबीआई भी कह लूँ, आरबीआई में भी ग्रेड बी और आरबीआई असिस्टेंट हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं। अभी एक आरबीआई अटेंडेंट की भी वैकेंसी निकली हुई है, तो मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, ये 4 एग्ज़ाम हैं, ठीक है? और इन सभी 4 एग्ज़ाम में अगर बात करें तो मेजरली रिटन पोर्शन जो होता है वो 2 होता है। एक प्री होगा, एक मेंस होगा। ये चारों की बात है। ये चारों की बात है। प्री होगा और मेंस होगा। ऑलमोस्ट चारों की बात यहाँ पे कह सकता हूँ मैं। ठीक है? प्री और मेंस, ये तो बैंकिंग का बिल्कुल एक पूरा पैटर्न बना हुआ है। ठीक है? यहाँ पे भी सेम कर लो, प्री और मेंस। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन-सा एग्ज़ाम देना है। जैसे कभी-कभी कई बच्चों के मुँह से मैं एक बात सुनता हूँ कि सर वो कहते हैं कि मैं सर मैं ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तैयारी कर रहा हूँ। सर मैं ना आरआरबी की तैयारी कर रहा हूँ। सर मैं आईबीपीएस की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आज तक ये आप बोलते आए हो, तो आपका बोलने का तरीका गलत है। आज के बाद से आप कहोगे सर मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि जब सिलेबस सबका सेम है, तो क्यों आप आईबीपीएस का ही फॉर्म क्यों भरेंगे? आप पूरा करिए ना, एसबीआई का भी फॉर्म भरिए, आप फॉर्म भरिए आरआरबी का भी, आप फॉर्म भरिए आरबीआई असिस्टेंट और ग्रेड बी का भी। तो फॉर्म तो भरिए ना, क्या दिक्कत है? अब सुनो ध्यान से, अपने एग्ज़ाम के बारे में आप पूरा डिटेल में जाके सभी बच्चे, आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको सभी एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से समझना है। और अच्छा, आपकी इस समस्या का समाधान भी मैं दे देता हूँ। मैं आपको सभी एग्ज़ाम के बारे में अलग-अलग वीडियो बना के दे दूँगा। जैसे पहला वीडियो मेरा आ रहा है आईबीपीएस का, क्योंकि अभी रिसेंटली आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है कि भाई 2026 में कब-कब, कौन-कौन से एग्ज़ाम होंगे। तो मैं सबसे पहले आईबीपीएस की बात करूँगा कि आईबीपीएस के अंदर कौन-कौन से एग्ज़ाम होते हैं। उसके डिटेल में आपको सारा एक वीडियो बना के दे दूँगा। तो मैं ही आपको ये वाला काम करके दे दूँगा, आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस वीडियो को देख लीजिएगा। अपने-अपने एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा आप एक बार समझ जाइएगा कि कौन-सा एग्ज़ाम क्या होता है, उसमें कितने पेपर होते हैं, क्या सिलेबस होता है, कैसे, सब कुछ आपको वो वीडियो बना के मैं दे दूँगा। कितना ऐज होगा, क्या क्वालिफ़िकेशन होगा, सारा कुछ मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? तो चलो ये मसला भी आपका सॉल्व हो गया कि नो योर एग्ज़ाम, आप समझ जाओगे। फिर भी अगर आपको लगेगा कि नहीं, नहीं कुछ और मुझे जानना है अपने एग्ज़ाम के बारे में, तो आप जान लीजिएगा। देखो, जब तक आपको पता ही नहीं होगा आपकी मंज़िल क्या है, तब तक आप उस मंज़िल पे पहला कदम रख ही नहीं सकते, ठीक है? मैं ध्यान रखना, एज़ अ बिगिनर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जब आप एग्ज़ाम समझ गए, याद रखना कि बैंक एग्ज़ाम की अगर हम बात करें साथियों, बैंकिंग एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे, बैंक कह लो, इंश्योरेंस भी यहाँ कह सकते हो, तो बैंक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, देखो सब्जेक्ट तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे आपको बहुत ध्यान रखना है। क्वांट, ठीक है? रीज़निंग, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, और इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्री में भी मिलते हैं और मेंस में भी मिलते हैं। तो इन तीनों में थोड़ा-सा आपको ज़्यादा इनको वैल्यू देना पड़ेगा, और हर विद्यार्थी यही करता है। अगर आपने आज तक ये किया था, तो एक गलती जो आप बहुत बड़ी कर रहे हो वो ये है कि आप एक चौथा सब्जेक्ट जो है, जिसको थोड़ा-सा लेट शुरू करते हो, और वो चौथा सब्जेक्ट ही तुम्हारे एग्ज़ाम में तुमको बहुत बड़ा एक रोड़ा बन के तैयार हो जाता है सिलेक्शन के पीछे। तुम इन तीनों सब्जेक्ट में इतनी क्लासेस करते हो, इतनी प्रैक्टिस करते हो, स्पेशली मैथ्स और रीज़निंग में। इंग्लिश को फिर भी थोड़ा साइड कर देते हो क्योंकि इंग्लिश तुमसे नहीं बनती। तो ध्यान रखना, क्वांट और रीज़निंग को तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा इंग्लिश के साथ-साथ, मैं देखो पेन चेंज करके लिख दे रहा हूँ, करंट अफेयर्स। मैं जीए नहीं लिख रहा हूँ, मैं करंट अफेयर्स लिख रहा हूँ। करंट अफेयर्स, इसको लोग ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि 2026 की शुरुआत हो चुकी है, और अगर आईबीपीएस के कैलेंडर के हिसाब से बात करें, मेरे पास मैंने खोल के रखा हुआ है, तो अगस्त में आपका होने वाला है फर्स्ट पेपर, ठीक है? अगस्त में आपका जो होने वाला है, ये फर्स्ट पेपर होने वाला है, ठीक है? और ये मैं देख पा रहा हूँ, आईबीपीएस पीओ का जो एग्ज़ाम होगा बेटा, वो फर्स्ट पेपर आपका दिखा रहा है 22 और 23 अगस्त को, ये टेंटेटिव डेट है। अब अगर अगस्त मान के चलता हूँ मैं, देखो याद रखना, ये तो अगस्त में आपका आईबीपीएस का कैलेंडर है, आईबीपीएस का कैलेंडर जो रिलीज़ हुआ है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एसबीआई का जो एग्ज़ाम होगा, स्पेशली पीओ, वो आईबीपीएस के पहले हो जाता है। तो अगर एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका अप्रैल में या जुलाई तक होता है, तो भी आप आईबीपीएस से पहले हो, ठीक है? तो जब आप प्रीलिम्स करके मेंस की तरफ बढ़ोगे ना, तो वहाँ पे करंट अफेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। और 2026 में कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना हो बैंकिंग का, तो आपको मेंस में करंट अफेयर्स मिलेगा। और याद रखना, जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, ध्यान से सुनिएगा, जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, उसमें जनरली लोग कहते हैं कि 6 महीने का पढ़ के चलो,
तो आप लोगों को ध्यान रखना है, फरवरी से आपका करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनवरी वाला छोड़ देंगे, नहीं। फरवरी से हर दिन की न्यूज़ आप कॉपी में लिखते चलना, उसको रेगुलर सुबह उसको लिखा, पढ़ा, रात को सोने से पहले फिर पढ़ा। अगले दिन आप पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट आप करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हो, तो पिछले वाले करंट अफेयर्स को जल्दी से एक बार रिवाइज़ किया और फिर उसके बाद अगले वाले को पढ़ा। ये एक रूटीन बना लो, हर दिन आपको ये करना है। अगले दिन गए तो पिछले वाले को पढ़ना और उसके पिछले वाले को आप एक बार फिर से रिवाइज़ करोगे। तो जब 1 हफ्ते हफ्ते का सम अप हो जाएगा तो बैठोगे एक दिन, पूरे 1 हफ्ते में जो मेन करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी, उनको फिर से पढ़ोगे। करंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ना अगर आप चाह रहे हो सिलेक्शन लेना तो। फरवरी से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी 2026 के बैंकिंग के किसी भी मेंस एग्जाम के लिए। और हम क्या करते हैं पता है आपको? हम इन तीनों सब्जेक्ट में खूब जान लगा देते हैं, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में, और लास्ट में जब एग्जाम का मेंस देना होता है तो हम बैठते हैं 1 महीने के अंदर पिछले 7 महीने का, 8 महीने का करंट अफेयर्स याद करने। और फिर जब रिजल्ट आता है तो हमारा रिजल्ट देखते हैं कि करंट अफेयर्स का जो कट ऑफ है, जीए का जो कट ऑफ है, वो बहुत कम गया है। और हम क्या करते हैं, वहीं पे लटक जाते हैं, वहीं पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे जय माता दी करते हैं। नहीं बना तो क्लोज आंसर्स देखा, टिक कर दिया और वहीं कहानी बिगड़ गई। तो ध्यान रखना, करंट अफेयर्स को बिल्कुल सीरियसली लेना है। अब इसके अलावा तो पहली प्रायोरिटी पे आपका करंट अफेयर्स होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है, करना कुछ नहीं है इसमें, करना कुछ नहीं है, डेली बैठो, करंट अफेयर्स पढ़ो, नोट्स बना लो बेटा, और उस नोट्स को प्रॉपर आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो। कोई मैगजीन नहीं खरीदनी है, कुछ नहीं खरीदना, डेली आपकी क्लासेस देखिए, डेली आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो आपको डेली करंट अफेयर्स देते हैं, उठाइए और उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए, देखिए, याद कर लीजिए, ठीक है? ऑल राइट, तो ये आपको डेली बेसिस पे काम शुरू कर देना है अभी से। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेकंड प्रियोरिटी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पे सब कुछ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहली प्रियोरिटी बैंकिंग एग्जाम में करंट अफेयर्स, सेकंड प्रियोरिटी इंग्लिश, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट आपके वीक है या तुम्हें भी पता है। देखो, इनमें तुम्हें भरोसा है कि तुम थोड़ी सी मेहनत करके ना स्कोर तो ले आ सकते हो। इनमें तुम्हें भरोसा नहीं होता, और अक्सर हम बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय यही गलती करते हैं कि हमें जो बनता है पहले हम वो करने जाते हैं। नहीं, हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए पहले। अब इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें? मैं आपको सजेशन दे दे रहा हूँ स्ट्रैटेजी के अंदर कि इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए आपको हमेशा याद रखना होगा, अपनी रीडिंग स्किल बढ़ानी पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा, अपनी रीडिंग स्किल को आप इंप्रूव कीजिए। जिन जिन बच्चों का रीडिंग स्किल अच्छा होने वाला है, वो लोग तय मानो कि आपका ये एग्जाम क्लियर होने वाला है। क्योंकि सर बचपन से लेके आज तक तुम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ रहे हो, आज भी तुमको दिक्कत हो रही है और आज भी तुम पढ़ रहे हो। मेरे ख्याल से 10 साल बाद भी तुम पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हें रूल्स याद नहीं होंगे। वही आर्टिकल, वही अ, द, ए, एंड द लगे पड़े हो, कुछ नहीं याद होता है। तो सर इसके लिए क्या करें? सिंपल तरीका कि अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप कीजिए। अगर रीडिंग स्किल को डेवलप करने की बात आती है ना, तो आपको करना क्या है? डेली 10 पेज आपको अंग्रेजी पढ़नी होगी। इनिशियल डेज में आप कोई सरल किताब से शुरू कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि द हिंदू पेपर पढ़ें, नहीं। कोई किताब ले लीजिए, कोई मैगज़ीन ले लीजिए, कोई न्यूज़पेपर जिसमें आपका जो स्पोर्ट्स, जो आपका कंटेंट जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स बड़ा मज़ा आता है, तो स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ को केवल पढ़िए, बाकी कुछ मत पढ़िए। आपको पढ़ने नहीं आएगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट ऐसा रहेगा कि आप मिला-मिला के पढ़ लेंगे। और आप नोटिस करना, ये काम आपको 21 डेज़ करना है। कितने दिन करना है बच्चों? 21 दिन तक। कैलेंडर में नोट करके रखना, डे 1 हो गया, कैंसल काट देना ऐसे ही। लेकिन ईमानदारी से आपको डेली कम से कम 20 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, 25 लाइन पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक है? अब यहाँ पे ये बहाना नहीं दे सकते कि हमारे घर पे द हिंदू का पेपर नहीं आता सर, बड़ा महंगा होता है। सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, सब कुछ अवेलेबल है, आप गूगल पे डालोगे सब मिल जाएगा, ठीक है? तो बस उठाओ और शुरू कर दो उसको। रीडिंग स्किल अपनी बढ़ाना है। साथ ही साथ एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हो, थोड़ा-सा इंग्लिश को बोलने पे काम करो। लाइक आप सुबह से शाम तक क्या करते हो, उसको आप रात में सोने से पहले मिरर के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और उसको इंग्लिश में बोलना शुरू करो। इसका एक फ़ायदा क्या होगा कि आपका इंटरव्यू इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा आने वाले समय में, और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी। आपका टंग ट्विस्टर बहुत अच्छा चलेगा, टंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्लिचेस नहीं होंगे, ऐसे करके नहीं निकलेगा। एकदम फ्लुएंसी और बढ़िया कंसेप्ट के साथ, बढ़िया एक्यूरेसी के साथ आप इंग्लिश बोलोगे। तो आपको सिर्फ ये करना है कि सुबह से शाम तक आपने जो भी किया हो, उसको आपको बोलना है। बोलने के दौरान जो तकलीफ आ रही है, उस तकलीफ को नोट करें। कोई शब्द जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं बन रहा, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ऑन द स्पॉट आप उसका इंग्लिश देखिए और उसको कॉपी में नोट करिए। अगले दिन जब आप पूरे दिन की दिनचर्या बोलेंगे, तो वो शब्द उसमें इंक्लूड करिए। ये काम करना है। अगर आपने 21 डेज़ ये कर लिया, यहीं मैं खड़ा हूँ, यहीं आप रहेंगे, देखना अगर आपका ये पोर्शन इंप्रूव ना हुआ। और अंग्रेजी में कुछ नहीं पढ़ना।
रीडिंग स्किल आ जाएगी तो आपका एरर डिटेक्शन बन जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगा, फिलर्स बन जाएगा, वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो जाएगी। ऐसे सॉल्व होगा सब कुछ, ठीक है? तो करके देखना, मजा आएगा आपको। सेम यही 21 डेज आपको ये लड़ाई लड़नी, 21 डेज, ये याद रखना, ये आपको करना है। 21 दिन तक आपको ये करना है, दोनों चीजें रट्टा मार लो, पहली प्रायोरिटी ये दोनों की रखना है। शुरुआत आप इन दोनों से करोगे, ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा अब तो ये तो होगी हमारी स्ट्रैटेजी इन दोनों सब्जेक्ट की। सर इन पे क्या करना है? रीजनिंग के लिए ध्यान रखना और क्वांट के लिए ध्यान रखना। इसमें ना आप बिगिनर हो तो अपने बेसिक्स पे लेके चलोगे आप। बेसिक्स मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है? सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करो। आपके पास फाउंडेशन बैच है, नहीं है तो आप फाउंडेशन बैच परचेस कर लो। सिलेबस फिनिश करो अपना, कि भाई आपका सिलेबस क्या, सारे टॉपिक का बेसिक पता होना चाहिए। अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके अलावा जो है उसमें अगर हम बात करें कि सिलोगिज्म क्या होता है, पजल्स क्या होती है, क्वांट में आपका परसेंटेज क्या होता है, रेशियो क्या होता है ना, पार्टनरशिप्स क्या होती हैं। धीरे 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 आप इसके बेसिक, सारे टॉपिक का बेसिक खत्म करो। और वो कहाँ से हो सकता है? आपके सिलेबस, आपके टीचर के थ्रू बैठ के पहली प्रायोरिटी पे ये काम करोगे। अभी तुम्हारे पास 5-6 महीने हैं, तो ध्यान रखना ये सिलेबस फिनिश करने का समय जो है आपको दोनों का मैं दे रहा हूं 1 महीना, 1 मंथ। ठीक है, आपको सिलेबस पूरा करना है, या तो आप फाउंडेशन बैच के थ्रू कर लो, या आपको लग रहा है यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं कहीं से डाल के करो, लेकिन ये कर लो। ठीक है, 1 महीने के अंदर आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना है, एटलीस्ट प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स का। ठीक है, एटलीस्ट प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स का उड़ा दो बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स मतलब एटलीस्ट आपके सामने अगर कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन या सॉरी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है, तो एटलीस्ट पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखने के बाद अब ये समझ जाओ कि अच्छा ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसको हम इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू, कि आपको ट्रिक्स पे नहीं जाना है, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में ट्रिक्स के भरोसे आप बैठे, तो इस साल आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर करना है, अपना बेसिक्स क्लियर करना, पूरा बेसिक से सॉल्व करना, क्योंकि सर 2026 में या 2025 को कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन अब वैसे नहीं आते जो डायरेक्टली ट्रिक लगाई और आंसर आ गया। कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रीजनिंग और उसके कर सकते हो। देखो रीजनिंग में आपको मैं बताऊंगा, चूंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं आप सभी को, तो रीजनिंग में आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ अपनी क्लास देखनी। इधर आपके पास पेड बैच है तो पेड बैच ले लो, या फिर आपका यूट्यूब के जो मेरे सेशंस होते हैं आप उनको देखो। यूट्यूब पे डेली मैं 4 बजे आपको मिलता हूं, तो 4 PM एवरी डे आपको जुड़ना है। रीजनिंग आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो। प्रीलिम्स और मेंस का मैं आपको बताऊंगा, रीजनिंग के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्या करना है वो भी मैं बात करूंगा। स्ट्रेटेजी सेशन है बेटा, प्रॉपर सही से पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कैसे और किस तरीके से करना। अभी कंप्यूटर वगैरह मत पढ़ने बैठ जाना कि कंप्यूटर बैठ के पढ़ रहे हैं सर, हम कंप्यूटर भी तैयारी करेंगे, अभी से नहीं। कंप्यूटर वगैरह 1-2 महीने की प्रिपरेशन में हो जाएगा। अभी आपके कोर सब्जेक्ट्स जो हैं इन पे काम करना शुरू करो, और कैलेंडर में अपने आप को टारगेट दे दो कि सर मार्च तक का मैं टारगेट दे रहा हूं खुद को, या मार्च तक का टारगेट मैं दे रही हूं खुद को, कि इस मार्च तक मैं ये सारा कुछ अपना इंप्रूव कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, मतलब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, मुझे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, इंग्लिश कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, करंट अफेयर्स मुझे पूरा पढ़ने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, मजा आएगा। ऑलराइट, ये टारगेट दो, अपने आप को चैलेंज करना, टारगेट करोगे तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, थोड़ा और आगे ले चलते हैं। रीजनिंग में आपको किस पे ध्यान देना है? ठीक है, देखो पूरी की पूरी रीजनिंग जो होती है बच्चों, वो एक सब्जेक्ट पे बहुत डिपेंडेंट होती है। और वो एक सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होती है, वो कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों? वो है आपका, सब्जेक्ट बोलूंगा मैं, टॉपिक है, वो है पजल्स। पजल्स कह लूं, सिटिंग अरेंजमेंट कह लूं, एक ही बात है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करता हूं, है ना, तो और मेंस की बात करता हूं, तो प्रीलिम्स में अगर आपको पता है, मान लीजिए आपका 35 नंबर का पेपर है, तो 35 नंबर के पेपर में कम से कम ये 22 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो अकेले इसी टॉपिक से आते हैं। अगर मान लेता हूं मेंस आपका 60 मार्क्स का है, बहुत ध्यान सुनना, मान लेता हूं मैं, तो मान के चलना कि 40 से 45 क्वेश्चन जो हैं वो अकेले इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। इससे, पजल से। तो जब आपको पता है कि कोई एक टॉपिक इतने नंबर दे सकता है, तो उसको क्यों छोड़ना? तो अब आपको याद रखना है, इस स्ट्रेटजी में आपको इस पजल को अपनी लिस्ट में शामिल करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर के। यानी कि आपको डेली
अभी से आदत डाल लेना। पहले आप शुरू करोगे प्री लेवल की पजल से, ठीक है? प्री लेवल के डेली कम से कम अभी शुरुआती स्टेज में 2 से 3 आपको करने हैं सिटिंग और पजल्स के क्वेश्चन, ठीक है? सिटिंग और पजल्स के क्वेश्चन 2 से 3 और ये नंबर धीरे-धीरे बढ़ेगा। आप एक दिन में 2 से 3 करो, फिर धीरे-धीरे करते-करते 1 हफ्ते करो, अगले हफ्ते 5 तक टारगेट करो, पूरा हफ्ता 5-5 दिन 5-5 लगाएँगे हम, एक दिन में 5-5। उसके बाद टारगेट करो मुझे 10 लगाने और इसको जितना बढ़ाओगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब बड़ा क्वेश्चन कहाँ से सर करें? आप कोई बुक ले सकते हैं, कोई सी भी बुक ले लो, है ना? किसी भी राइटर की, किसी भी पब्लिकेशन की ले लो। आप ऑनलाइन के थ्रू जा सकते हैं। आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा डेटा, आपको पज़ल्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है भाई, रीज़निंग का ये टॉपिक हो गया। अब आते हैं सीधे देखो और भी टॉपिक हैं लेकिन इसको स्पेशल ध्यान देना है। क्वांट सेक्शन की बात मैं अगर करता हूँ कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आप अगर बिगिनर हैं तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रेटजी सेशन में आपको अपनी स्पीड पे बड़ा काम करना है। स्पीड आपकी बहुत मैटर करेगी क्योंकि क्वांट में ना स्पीड नहीं बनती और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डेली? आपको डेली एक ना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। डेली एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और वो एक्सरसाइज क्या होगी साथियों? वो एक्सरसाइज होगी आपको डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिंप्लीफिकेशन के। डेली सिंप्लीफिकेशन के, सिंप्लीफिकेशन समझ रहे हो ना? जोड़ घटाना गुणा भाग, डेली आपको ये 10 क्वेश्चन करना है। ये नंबर बढ़ता जाएगा 10 12 15 20 जितना आप लगा सकते हो। ये रूटीन में रखना और मैं लिख के दे रहा हूं। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं 21 डेज का चैलेंज है ये। शुरुआती 21 दिन आपको ये करना है पहले। उसके बाद मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे कि सर मुझे आगे क्या करना है। तो क्वांट में सबसे पहली प्रेफरेंस आपको देनी है, अपनी इस डेली एक्सरसाइज को फुलफिल करना है और डेली एक्सरसाइज में ये आ जाएगा पजल्स का और इसमें आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन का। ये आप शुरू कर दो, ठीक है? तो ये कहानी हमारी बन चुकी है क्वांट की। अपार्ट फ्रॉम दिस जब आप ये करने लग जाओगे तो क्वांट का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? क्वांट के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके टीचर्स आपको बता देंगे, एक बार उनको ध्यान देना, उनसे मिलना, बात करना और जरा प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना। पेपर तो एग्जैक्टली नहीं होता लेकिन हाँ एक अजम्पशन बेस्ड पेपर होता है, मॉडल पेपर। तो उससे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके अरिथमेटिक के, ठीक है? अरिथमेटिक के जो हैं टॉपिक जो हैं उनको आपको बैठ के उस टॉपिक को क्लियर करना है। क्लियर करना मतलब उसका बेसिक समझना है, बहुत ज़रूरी। उसका बेसिक्स लीजिए और सॉल्व करना शुरू कर लीजिए। ये इनिशियल डेज में जो आपको करना है वो मैं बता रहा हूँ बेटा, इनिशियल डेज में। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस अभी शुरुआत आप ऐसे ही कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इस चीज़ों को बताने के बाद आपको एक टाइम टेबल अपना बनाना पड़ेगा। उस टाइम टेबल के रिस्पेक्ट में आपको हमेशा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जो टाइम टेबल आप बनाओगे ना साथियों, ध्यान रखना, ये मैंने बहुत फॉलो किया और आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे कि जो टाइम टेबल आप यहाँ पे बनाओगे, जैसे यहाँ पे डे वाइज टाइम टेबल आपको बनाना है, ठीक है? डे वाइज आपको डे वाइज टाइम टेबल बनाना है कि आपने कहा कि सर मैं आज मंडे उठा हूं तो मंडे के दिन मेरा पूरे दिन का क्या क्या टारगेट्स होगा। तो टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3, टारगेट नंबर 4, सारा कुछ इस पर लिख लोगे। आपने कहा कि सर आज मुझे 15 से 20 तक का टेबल याद करना है, पहाड़ा याद करना है। फिर आपने लिखा कि सर आज मुझे 5 पजल सॉल्व करनी है। आपने लिखा मुझे 10 सिंप्लीफिकेशन लगाना है ना? ये ऐसे लिख लिया आपने। टारगेट दे रहे हो आप अपने आप को, ध्यान देना। फिर आपने लिखा कि मुझे आज का करंट अफेयर्स पढ़ना है, साथ ही साथ मुझे आज 10 लाइन कोई ना कोई इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ना है। आप एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये आपने अपने आप को 5 चैलेंज दे दिए। अब उसके बाद इसमें लिख दोगे क्लास अटेंड करना, जो भी आप लिखोगे। अब याद रखना जब आप रात में सोने जाओगे ना तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये भी लिखना कि आज आपको दिन भर में क्या क्या इंग्लिश में बोलना है। चेक करोगे ये काम हो गया, हाँ जी हो गया। 5 पजल डन, 10 सिंप्लीफिकेशन डन हो गया, करंट अफेयर्स डन, क्या ये हुआ? हाँ हो गया, डन। अगर सारे ऐसे डन हो जाएं तो उसके बाद फिर अपने आप को यहाँ देना, अपने आप को स्कोर करना कि आउट ऑफ 10 आज आपकी जो चीजें रही हैं कितना अपने आप को स्कोर करोगे और खुद से अपने आप को इवेल्युएट करना कि तुम कितना अपने आप को स्कोर दे रहे हो। तो बस तुमको खुद समझ में आ जाएगा मुझे इस वाले पोर्शन में मेहनत करना है। सिंप्लीफिकेशन मुझे अभी कम बन रहा है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे करना। और उसके बाद यहाँ पे जो है उस दिन का पूरा फीडबैक लेना, उस दिन का रिमार्क अपने आप को देना।
रिमार्क मतलब कि पूरे दिन में आपने जो किया है इसमें मुझे और क्या इम्प्रूव करना है, अपना इम्प्रूव और क्या करना है वो रिमार्क देना और उसमें लिखना कि तुम्हें कहाँ कहाँ पे मेहनत करनी। ये प्रोसेस आप करोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे। ये देखो सेल्फ इवैल्यूएशन है भाई साहब। जब आप ये सब कर लोगे, जब ये सब कुछ आपका हो जाएगा, मतलब मैं ये मान ले रहा हूँ कि ये सब करने के बाद आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्लास वास मिस मत करना, क्लासेस तो आप अटेंड करोगे सारी। इसके अलावा जब आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे ध्यान रखना, फिर आप अपने आप को लेके स्विच करोगे कहाँ पे, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाओगे, मतलब एक लेवल अप करोगे। और अब लेवल अप करने की बारी जब होगी बेटा, लेवल अप करने की बारी होगी, तो लेवल अप में आपका क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे जब लेवल अप हो चुका है यानी आप स्टेज 2 या स्टेज 3 में आ चुके हैं। स्टेज 2 या स्टेज 3 में आने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, अब स्टेज 2 का मतलब मैं मान लेता हूं कि स्टेज 2 तक आते आते आपकी जो है बेसिक्स क्लियर हो चुका है, आपको टॉपिक समझ में आने लगे हैं और आपको चाहे यूट्यूब के थ्रू, चाहे मॉक के थ्रू या क्वेश्चन किताब के थ्रू आपको क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे लेवल अप करेंगे, यानी मैं डायरेक्टली स्टेज 3 पे आता हूँ। ठीक है, स्टेज 3 जब आपके पास आओगे तो यहाँ पे मतलब मैं ये मान लूंगा कि आपका बेसिक क्लियर है और आपकी प्रिपरेशन प्री लेवल तक हो गई। ठीक है, ध्यान रखना, मैं ऐसे कर लेता हूँ या स्टेज 2 इसको लिख लेता हूँ मैं। स्टेज 2 के अंदर मैं ये मान लूंगा कि आपकी तैयारी जो है वो प्री लेवल की हो चुकी है, आपको प्री लेवल के क्वेश्चंस सारे बन रहे हैं। ठीक है, प्री लेवल के क्वेश्चंस सारे के सारे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। और उसके बाद यहां से आप मॉक देना शुरू करोगे। मॉक टेस्ट आप परचेस कर लीजिएगा, चाहे यहाँ का या कहीं का, मॉक टेस्ट आप जरूर परचेस करें। मॉक टेस्ट से आप जिस भी एग्जाम को आप सबसे पहले देने वाले हैं उसके प्री के पेपर को सॉल्व कीजिए और प्री के पेपर को सॉल्व करिए। और याद रखना, प्री का पेपर सॉल्व करने से पहले आप ये देख लीजिएगा, जैसे आईबीपीएस का एग्जाम है अगस्त में, तो आप देख लेना कि आईबीपीएस पीओ का पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था, प्रीवियस ईयर जो है वो कट ऑफ कितना गया था। मान लीजिए कट ऑफ 100 नंबर में कट ऑफ गया था, मान लीजिए 60 नंबर। तो अब आपका टारगेट यहाँ पे अपने आप को दोगे, अपने आप को आप टारगेट क्या दोगे कि भैया अब मेरा टारगेट होगा कि मुझे 65 नंबर लाने हैं 100 में किसी भी कीमत पे। और ये 65 नंबर जो है आप अपने मॉक में लाना शुरू करोगे। हर दिन का मॉक टेस्ट का एक एनालिसिस करोगे कि कितने क्वेश्चन किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कहाँ गलत हुए, क्या अगले मॉक टेस्ट में आप कर रहे हैं। हर दिन का स्कोर कॉपी में नोट डाउन करते चलना। समझ में आई बात, ये बात ध्यान रखना। देख लेना कि बार बार अगर एक ही तरह के क्वेश्चन में गलत हो रहे हैं तो आप ये जरूर देखना कि वो टॉपिक कौन सा है, फिर वो जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का आप जाके अच्छे से फिर से बेसिक्स क्लियर करना, तैयार करना। ठीक है, तो ये हो गया स्टेज 2 जहां पे हम प्री लेवल में मॉक टेस्ट देना शुरू हो गए हैं और हम तैयारी अपनी बना चुके हैं। और याद रखना ये टारगेट मार्च या ये जो आप स्टेज 2 में आएंगे ना, ये आप मान लेना अप्रैल तक आपको आ जाना है। अब से अगर शुरू करोगे तो अप्रैल तक आप स्टेज 2 में आ चुके होगे, मतलब आपको प्री लेवल के क्वेश्चंस बनने चाहिए। आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे है। फिर आता है हमारा लास्ट स्टेज, स्टेज 3। अब जब स्टेज 3 आएगा तो इस स्टेज 3 में मैं मान लूंगा कि आपका प्रीलिम्स बनने लगा है। और स्टेज 3 जो होता है वो टोटली डिपेंड होता है मेंस के। अब इस मेंस पे जब आप आओगे तो एक अच्छी चीज आपके साथ ये रहेगी कि आपकी इंग्लिश इस समय बहुत अच्छी हो चुकी होगी और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन भी तैयार हो चुका होगा। अब आप तैयार हैं मेंस के लिए। तो स्टेज 3 में मेंस की प्रिपरेशन शुरू करोगे और मेंस में भी सबसे पहले क्लर्क लेवल की तैयारी करना। क्लर्क मेंस की तैयारी करना, उसका प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह आपको गूगल पे मिल जाएगा, देखना। और उसके बाद फिर पीओ मेंस की तैयारी करोगे। हालांकि सिलेबस सबका सेम होता है, लेवल का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो उससे हमें ध्यान नहीं देना। इसके लिए हमको करना कुछ नहीं है, इन दोनों को क्लियर करने के लिए आपका चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो और इंग्लिश हो, जीए की बात ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आप ऑलरेडी तैयार करते जा रहे हो। इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। और बेसिक्स जाहिर सी बात है, बेसिक्स का मतलब ये होगा कि आपका मेंस का बेसिक्स, यानी कोई भी, जैसे मैं कहूं कि अगर मान लो कोडिंग डिकोडिंग है तो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जो रीजनिंग का है वो प्रीलिम्स में बहुत आसान है लेकिन मेंस में उतना ही टफ है। लेकिन ये मेंस का जो टॉपिक होगा वो प्रीलिम्स से कनेक्ट करेगा। प्रीलिम्स का जो बेसिक्स है वो आपके मेंस को थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। तो आपने प्रीलिम्स में बेसिक किया था, अब मेंस का बेसिक करेंगे, उसका सीखेंगे कि कैसे उस टॉपिक को बनाते हैं। पजल्स मेंस की थोड़ा हाई होती है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर करके उसका बेसिक्स सीखेंगे कि अच्छा मेंस की पजल बनाना होगा तो कैसे करेंगे। उसके लिए हम यहाँ हैं, आपके बेसिक्स पे काम करेंगे। और आपको इन तीनों सब्जेक्ट के, जैसे क्वांट में आप पार्टनरशिप का प्रीलिम्स का क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान होगा, मेंस का बहुत टफ होगा, तो वहां पे इसके बेसिक्स को हम सीखेंगे। तो आपको भैया मेंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि अपने बेसिक्स पे काम करना है।
मेंस की तैयारी के लिए आप मान के चलो अप्रैल से शुरुआत कर देंगे और अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी मेंस की, क्योंकि अप्रैल में आप मान के चलो, मैं अप्रैल नहीं मई मान लेता हूँ, ठीक है। मई से आप शुरू कर देंगे, मई से लेकर आपको सितंबर टू अक्टूबर तक अपने आप को तगड़ा कर लेना है। मतलब 3-4 महीने हैं और बड़े आराम से हो जाएगा। और ये पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे मेंस में आपके स्कोर आ गए? देखो आपका स्टेज 3 जो है वो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दिया आपने, जिसमें मेंस के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ के आपको बनाने लग गए हैं। और उसके बाद यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्टेज 4। जो स्टेज 4 होगा ना, स्टेज 4 तक आते-आते तुम रेडी हो चुके होगे बैंक की जॉब में या एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे तुम मेंस के मॉक लगाना शुरू करोगे। मेंस के मॉक लगाओगे, ठीक है। और मेंस के मॉक लगाने पर आपका जो स्कोर होगा पिछले साल का जो कट ऑफ था उसको पार कर रहा कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है उसको पार कर रहा कि नहीं कर रहा वो देख लेना। अगर पिछले साल का कट ऑफ 100 नंबर गया है तो तुम्हारे 110 आने चाहिए। तो ये तैयारी कहाँ से होगी? मॉक देकर। और उसके लिए आपका बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे, किसमें? 2026 में जो भी आपका मेंस की प्रिपरेशन करोगे। समझ में आ गया? ये पूरा हिसाब कैसे करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बांटो। और फिर से कहूंगा, ये जो डेली टाइम टेबल वाली बात मैंने बोली है ये जरूर करना। चाहे तुम बेसिक्स की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, मेंस, डेली अपना टाइम टेबल बनाओगे और उस टाइम टेबल को थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना। याद रखना 6 महीने की लड़ाई है टोटली। 6 मंथ्स आप अपने आप को फोकस करके पढ़ा देते हो, समझा देते हो, बता देते हो, तो उसका रिजल्ट बड़ा खूबसूरत होगा। 2027 में आप न्यू ईयर किसी सुंदर सी तैयारी के साथ किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मना रहे होगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये तैयारी छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है जिसमें आपको कंप्लीट रेजोल्यूशन दे दिया है। देखो एंड ऑफ द डे पढ़ना आपको है, आप पढ़ेंगे तभी आपको फायदा होगा। मैं कोई कितना भी भूल के मंत्र दे दूं आपको काम नहीं आएगा। सो इट्स ऑल अप टू यू कि कैसे आप इनको करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कुछ और नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने वादा किया है कि आपको मैं हर एग्जाम का डिटेल आपको समझाऊंगा, तो अगले कुछ वीडियोस में आपको मैं हर एग्जाम के बारे में समझाऊंगा कि कौन सा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या एज क्राइटेरिया होगी, जो जो पैटर्न क्या होगा, सब कुछ उसके बारे में बताऊंगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। कोई और डाउट हो, कोई दुविधा हो, कमेंट में जाइए और लिख के बताइए कि सर ये डाउट है, उसके ऊपर वीडियो मैं ज़रूर बना के दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद।